गुड आफ्टरनून बच्चों। और बच्चों, सब प्रॉपर तैयारी कर रहे हो ना प्लान के हिसाब से? एग्जैक्टली 1 मंथ लेफ्ट। तो बस लगे रहो, है ना। हाँ बच्चों, तो हमें रिवीजन शीट 3 करनी है डिस्कस। बताओ बच्चों इसमें। फोर्थ क्वेश्चन। ओके, इससे बच्चों आपका आंसर गलत आ रहा होगा। सी, जो ध्यान रखना है आपको, ये दिया हुआ है गैलीलियन टेलीस्कोप, राइट। प्लीज मेक अ नोट कि गैलीलियन टेलीस्कोप की क्या खासियत होती है कि उसका जो आईपीस होता है वो कनकेव लेंस होता है इंस्टेड ऑफ कॉन्वेक्स। ठीक है, तो उस कारण से उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है। समझ गए? मतलब जो आपका एफ ई है वो -3 डलेगा। ये प्लीज नोट कर लो। मतलब एक गैलीलियन टेलीस्कोप की ये खासियत होती है। बच्चों 8th नहीं होगा अभी, 9th भी नहीं होगा। 10th क्वेश्चन। आपको कहा है कि वुड गेट ट्रांसमिटेड थ्रू द फेस एसी। मतलब हम कह रहे हैं कि एसी से वो ट्रांसमिट हो जाए। ऐसा कब होगा? मतलब जब एसी पे टीआईआर ना हो। तो आपको ये कंडीशन लगानी है कि एसी पे टीआईआर ना हो। तो ये जो मतलब वो देखने में अजीब सा लग रहा है, वो बस यही बना हुआ है कि मतलब जो R2, मतलब जो आपका एंगल बनेगा R2 वाला, मतलब इट शुड बी लेस देन सी, राइट। ये कंडीशन बनानी है आपको। बच्चों 6th क्वेश्चन कैसे करते हैं ये पता है सबको कि नहीं? सिक्स एक, 6 किस किस का हो गया? ये ना एक इंपॉर्टेंट केस है। आ, इसको एक बार देख लो।
इसको ना डिस्प्लेसमेंट मेथड कहते हैं, या ये मैं नोट करवा दूंगा आपको बाद में, ठीक है। मतलब है कुछ नहीं, हो सकता है, बट मैं एक बार नोट भी करा दूंगा, ठीक है। 11th का बच्चों आंसर 3 आएगा, ये गलत दिया हुआ है पीछे। थर्टींथ क्वेश्चन देखो बच्चों। 13th अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मतलब गलती हो सकती है। क्या होता है बच्चों, हम टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, है ना। जैसे इस केस में मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई? FO बाय FE किया हमने, 50 आ गई, नहीं 30 आ गई, है ना। अब होता क्या है, व्हाट इज मैग्नीफाइंग पावर? एंगल सबटेंडेड बाय इमेज अपॉन एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट, है ना। हम नॉर्मली ऐसा बोलते हैं। लेकिन अब बच्चों ध्यान क्या रखना होता है, जो आपकी टेलीस्कोप की डेरिवेशन होती है, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखाऊं। जब हम टेलीस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करते हैं बच्चों, हम इसको इस तरीके से लिखते हैं। हम वहां पे क्या मानते हैं, बेसिकली हम एंगल स्मॉल मानते हैं, तो इसलिए हम अल्फा को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा लिख के h बाय FO कर देते हैं, बीटा को h बाय FE कर देते हैं, और इसकी रेशियो ले लेते हैं हम, राइट। इसी से निकालते हैं, ये देखो ये जो लिखा हुआ है हमने मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाय अल्फा, जो कि FO बाय FE बन गई, राइट। लेकिन आप एक बात समझो, वो बीटा बाय अल्फा तो तभी बनी ना, जब मतलब FO बाय FE आपका बीटा बाय अल्फा तो तभी बना ना जब एंगल स्मॉल थे। ये जो हमने लिखा है, आ, ये जो एक्सप्रेशन लिखा है H/FE H/FO, ये अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan अल्फा करके तभी ये बना ना, अदरवाइज तो ये नहीं बनेगा, है ना। मतलब जो एग्जैक्ट रिलेशन बनेगा, इफ वी थिंक, वो क्या बनेगा कि ये जो FO बाय FE है, ये tan बीटा बाय tan अल्फा बन गया ना। तो अब इससे आपका आंसर आएगा। आपका tan अल्फा क्या है, वो 50 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर है। तो देखो आपका tan बीटा क्या बन गया, मैं यूनिट्स प्रॉपर कर रहा हूँ, 1 किलोमीटर को 1000 में लिखा, इंटू 30,
ये कितना बन गया आपका? तो ये आपका tan बीटा 1.5 आ गया, राइट? जिससे कि आपका बीटा अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया, है ना? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मतलब दिस एक्चुअली चेक्स कि आपको डेरिवेशन पता है कि नहीं पता, या सीधा फॉर्मूला याद किया हुआ है। आगे। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बता दिया कि जो रे 35 डिग्री पे इंसिडेंट थी, उसकी डिविएशन 40 हो रही है और वो 79 पे निकल रही है। मतलब जब आई आपका 35 था तो आपकी डिविएशन 40 है और ई आपका 79 है ना? यहां से आपका ए कितना निकल के आता है? बोलो, ए कितना आएगा? 74 आ गया। अब हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है? अब हम अगर म्यू का फॉर्मूला लगाएं, म्यू होता है हमारा प्रिज्म, ये जो फॉर्मूला होता है इससे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू ओवर साइन ए बाई टू, राइट? नाउ हमें मिनिमम डिविएशन तो नहीं पता, बट बच्चों ये बात तो पक्का ही है ना कि जो मिनिमम डिविएशन होएगी वो 40 से तो कम ही होएगी, है ना? क्योंकि मिनिमम डिविएशन पे तो आई इक्वल टू ई होता है। तो हमें यह पता है कि जो मिनिमम डिविएशन है वो 40 से कम होएगी। तो हमने प्रिज्म फॉर्मूला लिखा और उसमें लिखा कि इट इज लेस देन दिस, राइट? तो अब ये क्या बन गया आपका? ऊपर बन गया साइन 53, साइन 57 अपॉन साइन 37। अब साइन 57 क्या बन गया? 4/5। साइन 37 क्या बन गया? 3/5। तो इससे आपकी वैल्यू आ गई 1.33। मतलब आपका जो प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसी भी हालत में 1.33 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो जिस कारण से आपका आंसर 2 आ गया। ये समझ आया बच्चों? तो बच्चों आपको ख्याल होगा, मतलब मैं आपको बड़ी देर से, मतलब शुरू से ये कहता आया हूं कि आपको वो एंगल्स याद होने चाहिए, 37, 53, है ना? कई बारी मतलब मैंने टेस्ट में भी डाले हैं वो जान के एंगल्स। तो वैसे कहीं ना कहीं यूज हो जाते हैं। मतलब ये क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता था अगर आपको वो एंगल्स ना पता होते। आगे बच्चों,
हाँ, हमने अप्रॉक्सिमेटली 57 और 53 को इक्वेट कर दिया, क्योंकि हमें कौन सा एग्जैक्ट आंसर ही निकालना है। 20th बच्चों बाउंसर है बिल्कुल, मतलब ये तो अब अगर किसी को पता है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। एज सच कहीं नहीं है मतलब मेंशन्ड ये। तो ऐसे क्वेश्चन को तो सीधा बस देख के छोड़ना होता है। नाइनटीन्थ का आंसर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21 नहीं करना अभी। अच्छा, उन्होंने नन दिया हुआ है पीछे। हाँ मतलब वो बेसिकली इन ऑप्शंस में से नहीं आ रहा होगा। एक्चुअली मतलब लंबा क्वेश्चन हो गया बहुत। पहले आप कॉन्वेक्स लेंस के लिए निकालोगे, फिर कनकेव के लिए निकालोगे, फिर मिरर के लिए, फिर कनकेव लेंस, फिर कॉन्वेक्स लेंस। 5 स्टेप इन्वॉल्व हो गए। लेंसेज को आप कंबाइन नहीं कर सकते क्योंकि मतलब ऑब्वियसली वो पास पास नहीं है, उनके बीच में डिस्टेंस है। ठीक है, तो मतलब मेथड क्लियर है कि 5 बार निकलेगी इमेज। जो कॉन्वेक्स लेंस ने इमेज बनाई वो कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, जो कनकेव ने इमेज बनाई वो मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो गई, फिर जो मिरर ने इमेज बनाई वो फिर से कनकेव के लिए ऑब्जेक्ट, एंड देन अगेन कॉन्वेक्स। किसी ने निकाला है, किसी ने किया इतनी मेहनत, क्या आता है इससे आंसर? हाँ भाई, किया है किसी ने कि नहीं? लग नहीं रहा किसी ने किया। 22 क्वेश्चन। इसमें मुझे सीक्वेंस बताओ बच्चों, क्या होगा? मतलब रेस कैसे ट्रैवल कर रही है? आप देखो, रेस पहले मिरर से टकरा रही है और फिर मिरर से टकरा के ये सरफेस से बाहर निकलेंगी, राइट? तो फर्स्ट स्टेप तो आपका ये हुआ कि मिरर कहाँ पे इमेज बनाएगा। तो मिरर के लिए जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 4 हो गया। ठीक है, और
मतलब मिरर के लिए आपका u -4 और इसकी फोकल लेंथ 5 हो गई, -5, तो इससे आप v निकालोगे। मुझे फटाफट बताओ इससे v क्या आता है? मतलब मिरर वाला तो लेंस जैसा ही होता है ना बच्चों? उतना तो कर लो। इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है, बस यही तो याद रखना है कि लेंस और मिरर में बस बीच में प्लस आता है ना? जो लेंस इक्वेशन है मिरर की भी बिल्कुल वैसी है, बस बीच में प्लस आ गया। तो इससे क्या कह रहे हो आप, v +20 आता है? तो मिरर के कारण जो इमेज बनी वो नीचे बन गई 20। ठीक है। और अब रेज ऐसे बाहर निकल रही हैं। तो अब क्या है आपकी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ प्लेन सरफेस। मतलब ये कहां से कहां हो रही है रिफ्रैक्शन? फ्रॉम 1.5 टू 1। तो आपका n1 है 1.5, n2 है 1, और आपका u क्या हो गया? कितनी नीचे से आ रही है ये? 30 से, -30। तो अब आप वो फॉर्मूला लगा के कर्व सरफेस वाला इससे v निकाल लोगे। तो ये आपका आंसर आएगा फाइनल। आगे बचो। रे ऑप्टिक्स डन। आगे आ जाओ, वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा अभी। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों ये ना थोड़ा सा मिसप्रिंट है। एक्चुअली ये जो फ्रिंज विड्थ बीटा है ना, मतलब ये आप इस तरह से मानो, ये काट दो, दो लाइंस। मतलब जो फ्रिंज विड्थ बीटा है वो थर्ड केस के लिए है। फिर होएगा क्वेश्चन। हाँ, और वाई जो है वो मतलब ऑफ कोर्स सेंटर से है, ऐसे। फोर्थ क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो, आपको दिख रहा है कि ये इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है।
हमें इसमें बेसिक लॉजिक पता है कि हमें क्या करना होता है, मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस को लेना होता है। अब यहाँ पे जो बच्चों एक गलती होगी आपसे, ठीक है? वो क्या है? देखो, जो रे आपकी हम देख सकते हैं, एक रे तो सीधी पी तक जा रही है। और एक रे ऐसे जा रही है, ठीक है? इसको 2 बोल देते हैं, ऊपर वाली को 1 बोल देते हैं। जो रे तो बच्चों सीधी गई, उसके कारण कितना फेज आया? फेज क्या होता है? के एक्स होता है ना, तो वो तो हो गया के इंटू 12, 12 ट्रैवल हुआ। जो रे नीचे से जा रही है, उसके कारण कितना ट्रैवल हुआ? जो नीचे वाली ब्लू रे है, उसकी लेंथ कितनी है बच्चों? वो लेंथ L√3 बन गई। L√3 बन गई बच्चों, है ना? अब जो बात समझनी है, नहीं, एक मिनट बच्चों, टोटल लेंथ 2L थी, तो ये आधी लेंथ L हुई। अच्छा, कुछ गलत लिख लिया क्या हमने? ये आधी लेंथ L है ना, तो ये एंगल 30, तो L/cos 30, ये 2L/√3 हो गया ना, तो टोटल लेंथ 4L/√3 हो गई ना, है ना? बच्चों, अब बच्चों जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, वो ये है कि सेकंड केस में एक एक्स्ट्रा पाई भी आएगा फेस के अंदर। बताओ ये क्यों आया? तो मतलब प्लीज मेक दिस वेरी इंपॉर्टेंट नोट बच्चों। मतलब आई डोंट नो आपने पहले लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है। ये आपकी मतलब रिवीजन समरी शीट में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करो कि जब भी एक वेव एक हार्ड बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होती है, हार्ड बाउंड्री मतलब डेंसर बाउंड्री, जहां दूसरी साइड डेंसर मीडियम है, तो उसके अंदर एडिशनल फेज ऑफ पाई आ जाता है। ठीक है, प्लीज नोट दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। whenever a wave, this is true for all types of waves, ठीक है? तो whenever a wave reflects from a denser boundary, its phase increases by pi। ये नोट करो बच्चों, मैं आ रहा हूँ 1 मिनट में।
हाँ जी। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न बेसिकली ये होता है कि जो डेंसर बाउंड्री होती है, डेंसर बाउंड्री का जो पार्टिकल है, वो तो मूव नहीं कर सकता वेव आने से। तो कुछ ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट वेव है अगर ऐसी है, तो रिफ्लेक्टेड वेव को ऐसा होना पड़ता है ताकि इन दोनों के सुपरपोज़िशन से जो ये वाला पॉइंट है, वो वहीं पे रहे अपनी जगह पे। तो ये जो क्योंकि वेव ऐसे नीचे को आ गई, तो वो फेज़ चेंज ऑफ पाई आ जाता है उसमें। हाँ, मैंने लिखवाया था लास्ट ईयर बट बड़ा इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैंने कहा है कि दोबारा लिख लो। ये बच्चों वेव्स चैप्टर में लिखवाया था आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव पढ़ा था ना हमने? उसमें आया था। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बच्चों। ये बच्चों ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में है। आपको क्या कहा है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज 6.1 टाइम्स लार्जर देन द स्लिट विड्थ। ठीक है? तो अगर हम स्लिट विड्थ को x मान लें, तो जो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स होता है जिसको हम स्मॉल d से डिनोट करते हैं, वो बन गया आपका 6.1x। अब आपको ये कहा है नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ बच्चों, आपको याद आया ये क्वेश्चन मॉड्यूल में है ऐसा क्वेश्चन? देखना बच्चों, मिलेगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको कहा है नंबर ऑफ इंटेंसिटी मैक्सिमा ऑब्जर्व्ड विद इन द सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। अब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न की बच्चों विड्थ क्या होती है? 2 बीटा, 2 लैम्डा डी अपॉन, बताओ नीचे क्या आएगा? एक्स आएगा या नीचे डी आएगा, स्मॉल डी आएगा? एक्स आएगा। डिफ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में तो स्लिट विड्थ आती है ना। हम लिख उसको स्मॉल डी से देते हैं, बट आप बच्चों याद करो वाईडीएससी में स्मॉल डी क्या होता है? दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस। वेराज डिफ्रैक्शन में स्मॉल डी क्या होता है? स्लिट की विड्थ। यहां पे हम किस में इंटरेस्टेड है? विड्थ ऑफ स्लिट में, इजंट इट? तो इसलिए यहां पे एक्स आएगा। नहीं, स्लिट विड्थ तो स्लिट की थिकनेस है, वो तो एक्स ही है ना। जो धीरज आप कह रहे हो वो तो डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स बना।
तो अब हमें बताना है कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है बच्चों, याद करो। डिफ्रैक्शन पैटर्न का जो विड्थ है, उसके अंदर हमें बताना है कि YDSC के कितने मैक्सिमा आ गए। अब YDSC की फ्रिंज विड्थ क्या होती है? लैम्डा डी बाई डी। यहां पे डी आएगा। Isn't it? तो आपको बताना क्या था कि डिफ्रैक्शन वाले मैक्सिमा के अंदर कितने YDSC वाले मैक्सिमा आए हुए हैं। मतलब डिफ्रैक्शन वाला मैक्सिमा कैसा होता है, लाइक दिस। इसके अंदर आपको बताना है कि YDSC वाले कितने आ गए। तो हमें क्या निकालना है बेसिकली, कौन सी क्वांटिटी निकालनी है? राइट हैंड साइड डिवाइडेड बाय लेफ्ट हैंड साइड, है ना? कि इस पूरे के अंदर कितने सारे बीटा आ जाएंगे। तो वो आपका आंसर 12 बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है बच्चों? ओके। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये भी बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है। किसी का हुआ 7th क्वेश्चन? ओके। तो देखो बच्चों, इसमें हमें क्या करना है, बेसिकली हम ये देख सकते हैं ऑप्शंस में से कि हमें मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन को कंपेयर करना है विद द एक्सप्रेशन h अपॉन डी, राइट? तो जो एकदम तो देख के कुछ भी नहीं समझ आता है ना कि कौन सी क्वांटिटी कहां से आ गई। मतलब बहुत ही टिपिकल सा क्वेश्चन है, ठीक है? पर देखो, हम तो मतलब फंडामेंटल से ही सोचते हैं। एक चीज तो ये है कि मोमेंटम को हम वेवलेंथ से रिलेट कर सकते हैं, है ना? तो कहीं ना कहीं एक मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन आएगा। दूसरा, हमें ये दिख रहा है कि जो सिचुएशन है वो डिफ्रैक्शन की है, राइट? तो अब बच्चों, व्हाट वी कैन से इज कि अगर यहां पे डिफ्रैक्शन होती है, तो डिफ्रैक्शन में हमने एक कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि भाई जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है, जिसकी सेंटर से एक तरफ को जो विड्थ होती है वो लैम्डा डी बाई डी होती है। तो हमने एक बात पढ़ी हुई है कि जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, मतलब डिफ्रैक्शन के केस में मैक्सिमम जो लाइट होती है वो इस रीजन के अंदर ही लाई करती है। जो इसके बाहर जाती है, जो लाइट फैलती है, वो बहुत कम फैलती है। ये ख्याल है बच्चों? कि हम कहते हैं कि डिफ्रैक्शन होती है लाइट की, बट जो सब्सिक्वेंट पीक्स बनती हैं वो बहुत छोटी बनती हैं। मतलब जिसका क्या इंप्लीकेशन होता है कि हम कहते हैं कि मैक्सिमम लाइट तो सेंट्रल रीजन में ही लाई करती है, बहुत थोड़ी सी लाइट है जो उसके बाहर जाती है। इसी चीज को हम इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ऐसे कह देते हैं कि नो डाउट इलेक्ट्रॉन्स को वाई डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा, बट
ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स ये लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस में रह जाएंगे, उससे आगे वाले में बहुत ही कम रहेंगे, राइट? तो अब हम ये निकालते हैं सबसे पहले तो कि एक सेकंड। तो अब बच्चों, अब हम काइनेमैटिक्स लगाते हैं। हम निकालते हैं कि हम ये मतलब ऐसे बोल देते हैं कि ये Vx हो गया, ये Vy हो गया। तो हम निकालते हैं कि सबसे पहले तो इसको हम D मान लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को स्क्रीन तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। ये हो गया D बाई Vx। ठीक है। Vx तो जो पहले था वो था ही। कैन आई राइट Vx एज, बच्चों, लैम्डा ओवर h इंटू एम। देखो ध्यान से। डी ब्रॉगली से लैम्डा इज h बाय mv, इजंट इट? तो मैंने v की वैल्यू पुट कर दी एज लैम्डा बाय, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने, है ना? v की वैल्यू बन गई h ओवर m लैम्डा। अब ठीक है। तो ये बन गया d इंटू m लैम्डा अपॉन h। ठीक है। अब बच्चों हम ये निकालते हैं कि ये हमने क्या निकाल लिया, टाइम, कि कितना टाइम लगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि भाई वो वाली वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन्स वाई में जा रहे हैं उनकी अलग अलग वेलोसिटीज हैं, बट उतनी वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ इतने रीजन में ही जाए। ये क्या बन गई? ठीक है, मतलब समझो, वैसे तो वाई में बहुत सारी वेलोसिटीज होंगी, मैं बात कर रहा हूं उतनी वेलोसिटी की जिससे कि वो इस रीजन के अंदर ही लाई करे। तो उसको मैं कैसे लिख सकता हूं कि वी वाई डैश इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी डिवाइडेड बाई टी। करेक्ट? ये बच्चों हमने क्या निकाल लिया? वो वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन लैम्डा डी बाई डी डिस्टेंस तक ही जाएगा, या वो वाली वेलोसिटी जिससे कि इलेक्ट्रॉन
सेंट्रल वाले फ्रिंज के अंदर ही लाई करेगा। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? तो ये कितना बन गया देखो आप, लैम्डा डी बाई डी इंटू एच बाई डी एम लैम्डा। तो यहाँ पे जाके बच्चों थोड़ी सी टर्म्स कटेंगी, तो ये आ गया आपका एम वी वाई डैश इज इक्वल टू एच अपॉन स्मॉल डी। एम वी वाई डैश क्या बन गया? पी वाई डैश। ठीक है, अब ये पी वाई डैश क्या है? दिस इज द मोमेंटम ऑफ दोज इलेक्ट्रॉन्स which lie in the blue region. Right? And हमें पता है कि मोस्टली सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स ही ब्लू रीजन में लाई करेंगे। तो दिस क्वांटिटी इज नियरली इक्वल टू पी वाई। तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो वन ऑप्शन बन गई। तो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन में कितना कुछ यूज हो गया। डी ब्रॉगली यूज हुआ, डिफ्रैक्शन का कंसेप्ट यूज हुआ, काइनेमैटिक्स यूज हुआ, ये यूज हुआ कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंट्रल के अंदर ही मैक्सिमम लाई करते हैं, है ना? तो मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। आगे बच्चों, नाइन्थ टेंथ नहीं करने बच्चों। 11th हो जाएगा। 11th में बस आपने क्या करना है, वो जो बेसिकली वो जो दिया हुआ है 1/60, वो क्या बन गया? एंगुलर फ्रिंज विड्थ। उसको एंगुलर फ्रिंज विड्थ से इक्वेट कर दो। डन बच्चों? अब वो एक क्वेश्चन रह गया, मैं आपको वो बता देता हूँ ना, जो वो हमने रे ऑप्टिक्स में छोड़ा था, डिस्प्लेसमेंट मेथड। यस। तो बच्चों इसमें क्या होता है, बेसिकली जो क्वेश्चन में सिचुएशन दी हुई थी बिल्कुल वैसे ही है कि एक लेंस हो गया, एक स्क्रीन हो गया, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का जो डिस्टेंस है
ये मिरर मत सोचते ना, ये स्क्रीन है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन का डिस्टेंस बच्चों फिक्स्ड रहता है, कैपिटल डी। मतलब हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन को नहीं मूव करते, हम लेंस को मूव करते हैं, ठीक है। मतलब जो ये नाम डला है डिस्प्लेसमेंट मेथड, वो इसलिए है बिकॉज वी डिस्प्लेस द लेंस। तो मतलब हम बेसिकली क्या चाहते हैं कि हम लेंस को ऐसी पोजीशन पे रखते हैं जिससे कि हमें स्क्रीन के ऊपर क्लियर इमेज दिखे। अच्छा बच्चों, ये इमेज होगी कैसी, रियल वर्चुअल? ऑब्वियसली रियल है ना, अगर स्क्रीन के ऊपर आ रही है तो वो रियल ही होगी। तो अगर लेंस का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस x, तो स्क्रीन से डिस्टेंस d माइनस एक्स हो गया। अब अगर हम इसके ऊपर लेंस इक्वेशन लगाएं बच्चों, आपका u कितना हो गया, माइनस एक्स, इजंट इट? और v हो गया d माइनस एक्स। ये बात बच्चों क्लियर है सबको? कि आ, मतलब माइनस एक्स क्यों आ रहा है? ओके, तो यहां से अगर मैं अब लेंस इक्वेशन लगा दूं तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल 1/f। तो ये बन गया 1/x प्लस 1/d माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ। ये क्या बन गया, d ओवर x d माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/f। तो आप ये देख सकते हो, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक बन गई। dx माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू df एक्स स्क्वायर माइनस dx माइनस df इक्वल टू। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक आ रही है, यहां से हमें ये पता चल रहा है कि देयर आर टू पोजीशंस ऑफ लेंस। ये प्लस df आएगा बच्चों, हाँ। आप ये भी देख सकते हो बाय लुकिंग एट द क्वाड्रेटिक कि x1 प्लस x2 is equal to d and x1 x2 is equal to d into f।
राइट? और ये सिग्निफिकेंस समझ आ रही है? ये x1 प्लस x2 इक्वल टू डी क्यों आया? इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अगर एक केस में डिस्टेंस x है, दूसरे केस में d माइनस x है। ऐसा क्यों आया बच्चों? देखो बच्चों, लाइट में हम हमेशा पढ़ते हैं ना, आप सोचो कि अगर O पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज स्क्रीन पे बन रही है। उल्टा सोचो, अगर मैं ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशंस को इंटरचेंज कर दूं तो भी तो एक ही बात है ना? तो मतलब जो लेंस का डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट से, या तो x होगा या d माइनस एक्स होगा। दोनों ही केसेस में आपको एक क्लियर कट इमेज नजर आएगी। ठीक है, इसलिए वो मतलब आपके पास ऐसा ही आ गया सिंपल कि x1 प्लस x2 इक्वल टू डी। अब बच्चों यहां से आप एक और बात भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसी फिगर के हिसाब से ये बात करूं कि जो इमेज बनेगी उसकी मैग्निफिकेशन क्या होगी। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन क्या होती है? v बाई यू। तो वो बन गई d माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स, है ना? अच्छा, दूसरे केस में क्या बनेगी मैग्निफिकेशन? बस उल्टा हो जाएगा, है ना? और तो आप देख सकते हो कि जो दो मैग्निफिकेशंस आपको मिलेंगी उनका प्रोडक्ट क्या हो गया? 1। तो याद करो जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसा आ रहा था ना, एक 2/3 आ रही है, एक 3/2 आ रही है मैग्निफिकेशन। ओके, एक चीज बच्चों जो हम यहाँ से और निकाल सकते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस कितनी होगी? मतलब हमने लेंस को कितना मूव किया दोनों इमेजेस के लिए?
वो बेसिकली मॉड ऑफ x2 माइनस x1 हो गया ना। तो ये बताओ बच्चों क्या बन गया डिफरेंस ऑफ रूट्स। ये क्या आता था आपका क्वाड्रेटिक से। क्या होता है जो 2 टाइम्स कैपिटल डी होता है, 2 टाइम्स डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या होता है वो। ये होता है बच्चों। मतलब ये बन जाएगा इस केस में। इसका रूट। ठीक है बच्चों, तो मतलब 3 चीजें आपने माइंड में रखनी है। एक तो ये कि जो लेंस की 2 पोजीशंस आई, मतलब आप समझ सकते हो कि एक x आ गई, एक d माइनस x आ गई, है ना। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशंस कि वो 1 आ गया, और तीसरा कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेंस क्या है। ठीक है बच्चों, डन। एनीथिंग एल्स। वही पोलराइजेशन और रिजॉल्विंग पावर, वही मतलब जो अब रिड्यूस सिलेबस है उसमें नहीं है, एक्चुअल में तो है, वो वाली बात है, बट अभी नहीं हम उसको कर रहे। धीरज, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों इन्वॉल्व होते हैं उसमें। राइट बच्चों, डन। चलो, ओके देन, सी यू नेक्स्ट वीक। बाय बच्चों। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के नोट्स में भेज देता हूँ, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप के, ठीक है। ओके बच्चों, बाय।